नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र फॉर ऑल टेट एग्जाम्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया, यानी भारत के जितने भी टेट एग्जाम होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो एमपी टेट हो, सीजी टेट हो, रीट हो या सी टेट हो, उनमें एक बाल विकास एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने बाल विकास में मनोविज्ञान को समझा था। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से हुई, दर्शन से हुई, और दर्शन के बाद हमने मनोविज्ञान के विकास क्रम को पढ़ा था। अभी हमें अपने इस मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा में करना है, इसलिए हमें आज पढ़ना है एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या पढ़ना है हमें? एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी हमें इसको बोलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। हमें क्या पढ़ना है? शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान का अगर यूं देखें तो मनोविज्ञान के जितने भी नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, नियम क्या है मनोविज्ञान का? व्यवहार का परिमार्जन करना। आदमी का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को अच्छी से अच्छी तरह से बाहर निकालना, उस व्यवहार से वह इस दुनिया में, इस विश्व में अपना सही उद्देश्य हासिल कर पाए। यही मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसी मनोविज्ञान के सारे नीति, नियम, सिद्धांतों का प्रयोग अगर एजुकेशन में कर दिया जाए तो वह होता है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब होता है जीवन जीने का जो व्यवहार होता है, वही मनोविज्ञान है। मस्तिष्क का मतलब क्या होता है? व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं वो मनोविज्ञान होता है। और उस व्यवहार का पूरा अध्ययन अगर शिक्षा में लगा दिया जाए तो वह होता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये दो शब्द होते हैं यहाँ पे, एक तो होती है शिक्षा और एक और होता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो जो शिक्षा शब्द है संस्कृत के शिक्ष शब्द से इस्तेमाल कब हुई है? संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से बना है। और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करना। देखिए, हर आदमी रहता है, हर आदमी क्या होता है, अपनी एक क्वालिटी होती है, पर शिक्षा क्या करती है? उसके उस गुण को बाहर निकाल के आती है। आपके अंदर बहुत अच्छी मेमोरी पावर है, पर वो क्या काम की? पर शिक्षा क्या करती है? उस गुण को बाहर निकालती है आपका। ठीक है, तो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? आपके छुपे हुए शरीर के अंदर के खजाने को निकालना। शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है। ठीक है, या फिर आपके अंदर इस प्रकार की क्षमताओं का विकास करना जिससे आप इस सांसारिक दुनिया में अपने रूप को, अपने अस्तित्व को साबित कर सको। बस यही मूल उद्देश्य है शिक्षा का। एजुकेशन लेटिन अगर देखें तो हिंदी में तो शिक्षा है, और हिंदी में शिक्षा मतलब शिक्ष शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। और उसी प्रकार से हम बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश का एक एजुकेशन शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द लेटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम को ई और डुको दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है एजुकेटम शब्द। एजुकेटम शब्द किससे बना? ई का मतलब होता है अंदर से, फ्रॉम इनर, फ्रॉम इनर यानी अंदर से, बाहर निकालना यानी टू एग्जिट, यानी बाहर निकालना। क्या करना? अंदर से बाहर निकालना। अंदर से क्या बाहर निकालेगा? यानी आदमी, शिक्षा क्या करती है? मानव के अंदर से क्या निकालती है? उसके गुणों को बाहर निकालती है, उसके बाहर प्रस्तुत करती है, वही शिक्षा होती है। तो एजुकेशन का अगर शाब्दिक अर्थ होता है तो व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित का मतलब होता है हर आदमी के अंदर अपनी एक अंतर्निहित शक्तियां होती है। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा, हनुमान के अंदर बहुत सारी असीम क्षमताएं थी, उसको वहां के किसने निकाला था? जामवंत। उन्होंने उनकी शक्तियों को याद दिलाया और उनकी शक्तियों को, वहां पे अंतर्निहित शक्तियां थी, उनका क्या किया? प्रकटीकरण किया। तो क्या कर रहा है? व्यक्ति की अंतर्निहित। वहां पे क्या हुआ? उन्होंने हनुमान जी को क्या दी? शिक्षा दी। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण। जिस प्रकार से आपने बताओ चंद्रगुप्त मौर्य की जितनी भी शक्तियां थी उसका परिमार्जन किसने किया? उसको बाहर किसने निकाला? चाणक्य ने। तो चाणक्य ने क्या किया? उस चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया? शिक्षा दी। तो यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का बाहरी प्रकटीकरण। प्रकटीकरण का मतलब होता है बाहर उनको प्रदर्शित करना।
तो इस प्रकार से एजुकेशन का अर्थ क्या हुआ कि अंदर, मानव के अंदर जितनी भी असीम शक्तियां विद्यमान हैं, उन शक्तियों को अगर वो बाहर निकाल देता है, और वो बाहर निकालने का जो काम करती है वो टूल्स कौन करता है? शिक्षा करती है। शिक्षा हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु लोग क्या करते थे कि हम उनके जो शिष्य के हैं उनकी शक्तियों को बाहर निकालते थे, तो उनकी शक्तियों का प्रकटीकरण ही शिक्षा होता है। ठीक है, शिक्षा का शब्द। मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मनोविज्ञान क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन, यानी आदमी का जो बिहेवियर होता है उसी की स्टडी की जाती है, उसी स्टडी को मनोविज्ञान कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम साइकोलॉजी। तो इस प्रकार से शिक्षा का, इस प्रकार से अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, ये रहा शिक्षा और ये मनोविज्ञान, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगा? शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का परिमार्जन। ठीक है, व्यवहार का परिमार्जन का मतलब होता है व्यवहार को परिमार्ज करना, उसको साफ करना, उसको बाहर निकालना, उसको प्रकट करना। और मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवहार के परिमार्जन के लिए, व्यवहार के परिमार्जन के लिए मतलब क्या होता है? व्यवहार को बाहर निकालने के लिए, प्रकट करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, उसी को बोला जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है इसकी। क्या होगा? यानी व्यवहार के परिमार्जन के लिए, यानी आदमी के अपने व्यवहार का जो परिमार्जन है, उसको परिमार्जन मतलब होता है उसको प्रकटीकरण करने के लिए, उसको लोगों के सामने व्यक्त करने के लिए जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वही होता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, अब शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ें। ये सब समझ में आ गया? इधर देखो, याद करना, हमने हमारे थंबनेल में पूरा कंप्लीट लिखा है कि हम आपको याद करवाएंगे, तो याद करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखिए ऊपर से क्या चलेंगे, संस्कृत में शिक्षा मनोविज्ञान। आंखें बंद करिए मेरे साथ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल तन्मयता से, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप तपस्या कर रहे हो, इस प्रकार से पढ़िए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, सबसे पहले आप लिखना भी मत, लिखना क्या है, पूरा वीडियो पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद लिखना आप आराम से। लिखने की इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि वीडियो आपके पास ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखो उसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान में आप शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष शब्द से बना है जिसका मतलब होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना, और अंग्रेजी के एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है। ठीक है, और लैटिन भाषा के एजुकेटन से मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है अंदर, अंदर से छुपी हुई चीजों को बाहर निकालना, उसका मतलब होता है एजुकेटर। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हो गया व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण, और उस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो गया? व्यवहार का अध्ययन, यानी व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब बात करते हैं हम हमारे पास शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास ये 6 चरणों में होकर गुजरता है। इतिहास का मतलब होता है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में इन लोगों ने कुछ कहा है, बस उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर एक कोल्सनिक आता है, वो ये बोलता है कि ईसा से 5वीं सदी पूर्व जितने भी यूनानी दार्शनिक हुए, कौन हुए? यूनानी दार्शनिक हुए। फिर से देखो, काल्सनिक के अनुसार क्या कहा? ईसा से 5वीं सदी के पूर्व जितने भी यूनानी दार्शनिक हुए, उन्हीं से एजुकेशन, साइकोलॉजी का जन्म माना जाता है। काल्सनिक वहां से मानता है। अब यूनानी दार्शनिक आपको पता ही है, ईसा मसीह से पूर्व यूनानी दार्शनिक तो सबसे पहले कौन आया आपके पास? सोक्रेट्स, सुकरात आया। सुकरात के बाद कौन आया? सुकरात के जो शिष्य थे कौन थे? प्लेटो। उसके बाद कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन है पता है आपको? सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर। ठीक है, तो सिकंदर के गुरु कौन है? एरिस्टोटल, अरस्तु। तो इस प्रकार से ये चली आ रही है। तो वो जो दार्शनिक थे वहां पे, तो ईसा पूर्व से जो दार्शनिक थे वही लोग है, वहां से काल्सनिक मानता है। बीएफ स्किनर अपने आप में अलग चीजों को मानता है। यहां पर काल्सनिक ने किसी भी मनोविज्ञान का मतलब किसी भी दार्शनिक का नाम नहीं लिया। क्या लिया? दार्शनिक का नाम नहीं लिया। पर बीएफ स्किनर क्या मानता है? बीएफ स्किनर मानता है कि अरस्तु यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ है, शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ
किससे मानता है वो? अरस्तु से मानता है। अरस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। अरस्तु से मानता है, यानी अरस्तु शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है ये, ठीक है। कौन सा, किसका शिष्य था? प्लेटो का शिष्य था, ठीक है। अब अरस्तु ने अपनी एक शिक्षा पद्धति दी थी। अरस्तु ने अपनी एक शिक्षा पद्धति दी थी, उसमें उसने क्या किया? शिक्षा की, अरस्तु की एक अध्ययन पद्धति थी। अरस्तु की क्या थी? अध्ययन पद्धति। वो अध्ययन पद्धति 3 बिंदुओं से होकर गुजरती थी। कितने बिंदुओं से गुजरती थी? 3 बिंदुओं से। क्या 3 बिंदु थे? कि हर आदमी के लिए अलग अलग विधि होती है, यानी हर आदमी को सिखाना है तो आपके पास विधियां क्या होना चाहिए। यानी यहां पे अगर इस अरस्तु की अगर हम शिक्षा पद्धति के बारे में बात करें तो अरस्तु ने शिक्षा पद्धति के रूप में यह बताया कि हर आदमी के लिए सीखने के लिए एक क्या होती है? अलग अलग विधियां होती है। क्या होती है? अलग अलग विधियां। यानी हर आदमी को एक ही विधि से आप नहीं सिखा सकते, ये इन्होंने बोला था। किसने बोला था? अरस्तु ने बोला था, ठीक है। और सभी लोगों के लिए अलग अलग शिक्षा भी होना चाहिए, यानी शिक्षा भी सबके लिए अलग अलग होना चाहिए। यह अरस्तु की शिक्षा पद्धति के हिसाब से। देखिए आज के प्रासंगिक में हो सकता है ये चीजें थोड़ी डिफर हो, पर उस समय अरस्तु ने जो बोला था उसके बारे में बोला था। यानी हर व्यक्तियों के लिए अलग अलग शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है, प्रकृति अलग होता है, इसलिए उनको अलग अलग शिक्षा देना चाहिए। हर आदमी को अलग अलग विधियों से पढ़ाया जा सकता है, और सभी के लिए जो शिक्षा होती है वो स्वतंत्र एवं मुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र और मुक्त, मतलब किसी से वो ऐसा नहीं कि वो किसी से जुड़ी हुई हो या किसी के द्वारा बनाई गई हो, ऐसी शिक्षा नहीं होना चाहिए। सभी के लिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। तो अरस्तु ने सबसे पहले, अरस्तु की एक अध्ययन पद्धति, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था करी, और वो शिक्षा थी कि सभी के लिए अलग अलग शिक्षा होना चाहिए, सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था होना चाहिए, अलग अलग विधियां होना चाहिए, और सभी के लिए शिक्षा जो होती है वो स्वतंत्र और मुक्त होना चाहिए। इसलिए, और इन्होंने मनोविज्ञान के जितने भी नियम थे उन सभी नियमों का शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग किया। इसलिए स्किनर के हिसाब से अरस्तु शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ जो होता है वो अरस्तु, बीएफ स्किनर जो है वो किसको मानते हैं? अरस्तु के मानते हैं। अब रूसो, अब यहां पे आते हैं। देखिए सभी में अपने अपने मत है। कोई, अब ये कोई, देखो एक चीज, कोई ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई चीज यहां से प्रारंभ हुई, कोई गिनती तो है नहीं जो यहां से प्रारंभ हुई। कोई कुछ नहीं कह सकते, पहले ऐसे कोई साक्ष्य नहीं थे। यहां पे कौन, सब अपने अपने हिसाब से मत से किसी चीजों को बताते हैं। तो यहां पे दार्शनिक अलग चीज बताते हैं, फिर उसके बाद स्किनर, रूसो क्या होते हैं? प्रकृतिवादी विचारधारा के थे। प्रकृतिवादी विचारधारा। प्रकृतिवादी विचारधारा का मतलब क्या होता है? रूसो एक ऐसे आदमी थे, वो बोलता है कि अगर किसी आदमी को शिक्षा देनी हो तो उसको प्रकृति के हवाले कर दो। प्रकृति उसका अपना भरण पोषण करेगी, प्रकृति उसको सिखाएगी कि किस प्रकार से आपको जीवन व्यतीत करना है, किस प्रकार से आपको रहना है, किस प्रकार से आपको इस संसार में आगे बढ़ना है। प्रकृति नरिश करेगी उसको, उसका पालन पोषण करेगी। यानी प्रकृति ही ऐसी चीज होती है जो आदमी को शिक्षा दे सकती है। तो ये रूसो की विचारधारा थी उस समय, रूसो की। तो रूसो के जितने भी अनुयायी थे, रूसो के जितने भी फॉलोअर्स थे, रूसो के जितने भी शिष्य थे, वो सब भी इसी प्रकृतिवादी विचारधारा को मानते थे। और वो ये मानते थे कि रूसो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात भी किया। शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात करने का जो श्रेय जाता है वो रूसो जाता है। और प्रकृतिवादी विचारधारा के जितने भी अनुयायी थे वो सभी ये मानते हैं कि बच्चों, क्या बोलता है, एक आदमी को छोड़ दो, एक ही आदमी है, ये आदमी, ठीक, ये आदमी की 2 आंखें, ये आदमी को क्या कर लो? प्रकृति के सहारे छोड़ दो। प्रकृति के साथ आपने देखा होगा ना, वो मोगली वाली बात, मोगली की कहानी आती है ना। वो क्या किया, एक आदमी बच्चा अपने प्रकृति, तो क्या उसने सीखा नहीं? वहां पर सब कुछ सीख लिया सब। तो प्रकृति से क्या करता है? वो अंतः क्रिया करता है। प्रकृति उसको उसके वातावरण काल में, अपन तो यहाँ पे होते कपड़े लग रहे हैं, गर्मी लग रही है, नहीं पंखे चलाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे प्रकृति के हवाले कर दो, प्रकृति उसके शरीर को ऐसा ही बना देगी कि उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ठंड उसका असर करेगी, ना गर्मी असर करेगी। तो प्रकृति क्या करेगी? उसका नरिश करेगी, प्रकृति उसका पालन पोषण करेगी। तो क्या होता है, आदमी
प्रकृति के हवाले जाता है, अंतःक्रिया करता है और स्वतंत्र और विच्छिन्न रूप से वहां पर जाके अपनी योग्यताओं का विकास करता है और प्रकृति में वो शिक्षित होता है। तो प्रकृतिवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो क्या करते थे, वो ये मानते थे कि रूसो जो है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्या है, जनक। इस प्रकार से अब आगे चलते हैं हम स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल अमेरिका के रहने वाले थे और स्टैनले हॉल ने अमेरिका बालकों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? बालकों का अध्ययन किया और बालकों के अध्ययन के लिए उन्होंने एक प्रश्नावली का निर्माण भी किया। क्या किया? प्रश्नावली का निर्माण भी किया। यानी अभी तक यहां पर देखिए शिक्षा, अब शिक्षा किसको दी जानी है, एक बात बताइए। ये तो ऊपर की बहुत बड़ी बातें हैं ये, पर शिक्षा लगभग किसको दी जानी है? बच्चों को। भाई एक आदमी जो बच्चा है 5-6 साल का बच्चा है और उसके बाद 18 साल तक 20 साल तक का बच्चा जो है वो किशोरावस्था तक उसको पढ़ाई करवाना है, उसको शिक्षा देना है। तो क्या किया, बालकों का व्यवहार अध्ययन करने के लिए, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले स्टैनले हॉल ने एक प्रश्नावली का निर्माण किया। इसलिए स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी इसका मतलब होता है बाल मनोविज्ञान के अगर जनक कौन है तो कौन है? स्टैनले हॉल। यानी बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? स्टैनले हॉल। तो इस प्रकार से यहां पे सबसे पहले कॉल्सनिक आए, बीएफ स्किनर आए, रूसो आए, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल शिक्षा मनोविज्ञान था। अब ये उस पचीदे में नहीं पड़े कि शिक्षा मनोविज्ञान, भाई शिक्षा का प्रयोग किसके ऊपर करना? बालकों के ऊपर करना। तो उन्होंने बालकों का अध्ययन किया, बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया और बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया और प्रश्नावली का निर्माण करने के बाद उनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा गया। उसी काल में जॉन डिवियाक आए, वो भी एक अमेरिका के रहने वाले थे। कौन आए? जॉन डिवी, अमेरिका के। उन्होंने 1890 में, 1890 मतलब कहां पे? शिकागो मतलब वही हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो थे वहीं पे। यानी जॉन डिवी आए अमेरिका के, उन्होंने 1890 में शिकागो मतलब कहां है? अमेरिका में। और वहां पे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। ध्यान रखिएगा 1879 में। देखा आपने किसने खोली थी? वो किसने खोली थी? विलियम वुंड। भूल गए? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जिनपिंग में, जर्मनी के, वो वहां खोली थी। पर ये 1890 में जॉन डिवी ने शिक्षा मनोविज्ञान की, ध्यान रखिएगा, कौन सी? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां खोली है? शिकागो में। क्या करता था उस प्रयोगशाला में? अरे कुछ नहीं करना, छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं, शिक्षार्थी आते हैं, वहां पढ़ने आते हैं। शिक्षार्थी पढ़ने का से 5 या 6 साल का बच्चा से लगाकर किशोरावस्था तक के बच्चे जो आते हैं, उन बच्चों का क्या होता है? उनके व्यवहार का अध्ययन करना। यानी शिक्षार्थी जितने भी आते थे, जितने भी स्टूडेंट्स वहां आते थे, अगर ये एक वहां पे है तो वहां पर जो शिक्षार्थी आ रहा है, शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट्स, उन का व्यवहार का अध्ययन मतलब होता है, देखो किसी का भी व्यवहार का अध्ययन उसको, जैसे कि मैं बोल रहा हूं शुभम आपके व्यवहार का अध्ययन कर रहा हूं मैं, तो शुभम फिर आपके हिसाब से बिल्कुल कड़क हो जाएगा। नहीं, आप उसको स्वच्छंद रूप से, ऐसा लगना चाहिए कि उसको कोई नहीं देख रहा है, तब उसके व्यवहार का अध्ययन आता है। वही व्यवहार उसका बिल्कुल सही होता है। आपने देखा होगा, कभी कभी बच्चे लोगों को देखा होगा, अकेले में कोई नहीं देख रहा तो नाच रहे हैं, बिल्कुल कूद रहे हैं, है ना, बाथरूम में गा रहे हैं जोर से। यही उसका मूल व्यवहार है। और तो सब हम केवल नाटक करते हैं साहब। तो शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए 1890 यानी 1890 में अमेरिका के जॉन डिवी का नाम शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत फेमस है। उन्होंने क्या किया? एक प्रयोगशाला खोली और वो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला रही। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने, विषय क्या था उसका? शैक्षिक व्यवहार, यानी ये। अब उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये शिक्षा के रूप में जिन्होंने योगदान दिया। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का नाम आपने दिया होगा, ये भी अमेरिका के थे। ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का में योगदान अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों का बहुत रहा है, ये भी अमेरिका थे। आपने आगे जाके हम पढ़ाएंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। तो थॉर्नडाइक ने क्या है? सीखने के नियम दिए। कौन से नियम दिए? सीखने के
नियम दिए। और सीखने के नियम आपको पता ही हो, 2 नियम दिए। एक तो दिया मुख्य नियम और एक और दिया गौण नियम। क्या दिया? गौण नियम। तो इस प्रकार से एडवर्ड ली थाइंडाइट ने, क्योंकि अब एक बच्चा स्कूल जाता है, एक बच्चा स्कूल क्या करने जाता है? सीखने जाता है। और जब सीखने के नियम पता चल गए कि आदमी कैसे सीख सकता है, कैसे जल्दी सीख सकता है, किस प्रकार से सीखी हुई बातों को अपने महज में रख सकता है और उनका भविष्य में आने पर उसका उपयोग कर, केवल सीख जाना भी नहीं, जब जरूरत पड़े तब उस सीखी हुई बात का प्रयोग करना अपने जीवन में, जीवन की समस्या को हल करने के लिए। वही सीखने के नियम दिए किसने दिए? जॉन एडवर्ड ली थार्नडाइक ने। और ये अमेरिका के थे। इन्होंने 2 नियम दिए। मुख्य नियम 3 नियम थे और गौण नियम 5 नियम थे। ये 3 और 5 8 नियमों के सहारे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिए। और इस शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम देने के कारण इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा गया। ध्यान रखिएगा, कब कहा गया? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा गया। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए हैं इसमें। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, यानी ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक रहे। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर आपने देखा। अब याद करते हैं इसको पूरी तरह से। हमारे पास 6 चीजें। सबसे पहले कौन आया? काल्सनिक। काल्सनिक ये बताता है कि ईसा से 5वीं सदी पूर्व, याद रखिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, मेरी आवाज सुनिएगा बस बिल्कुल। ईसा से 5वीं सदी पूर्व कौन आया? जितने भी यूनानी दार्शनिक आए, वो सभी यूनानी दार्शनिकों ने क्या किया? वो सभी यूनानी दार्शनिक जो थे, उन्हीं यूनानी दार्शनिक जो थे वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाए। स्किनर ये बोलता है कि अरस्तु शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है, क्योंकि उसने शिक्षा के क्षेत्र में 3 इस प्रकार से विधियां बताई कि अलग अलग शिक्षा देकर, अलग अलग विधियों से और स्वतंत्र मुक्त देकर शिक्षा देकर आदमी को सिखाया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है। इसलिए बीएफ स्किनर के हिसाब से अरस्तु शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। आगे आते हैं फिर रूसो, प्रकृतिवादी विचारधारा के थे और प्रकृतिवादी विचारधारा के जितने भी अनुयायी थे वो सभी रूसो को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक मानते थे। शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात भी रूसो के काल में ही हुआ। स्टैनले हॉल अमेरिका के थे। इन्होंने सबसे पहले बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया और बालकों के व्यवहार के अध्ययन के कारण इनको प्रश्नावली का निर्माण किया, इसलिए इनको बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक भी माना जाता है। उसके बाद जॉन डीवी आए। जॉन डीवी 1890 में शिकागो में उन्होंने एक प्रयोगशाला करी और उस प्रयोगशाला में वहां पे आए हुए जितने भी शिक्षार्थी थे उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उन्होंने शैक्षिक व्यवहार में सबसे पहले अनुसंधान शुरू किया और यही शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहलाई। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुड, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला यह है जॉन डीवी ने। एडवर्ड ली थाइंडाइट ने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम सर्वप्रथम देने के कारण इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा गया। ये इस प्रकार से आपको अच्छा लगा होगा सेशन। उसके बाद अब यहाँ पे मनोविज्ञान को अगर शिक्षा के रूप में देखा तो ये मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी मानी जाती है। देखिए इस इतिहास को देखिए सही ढंग से, तो ये तो इतिहास है। अब इनको थोड़ी पता था कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे थे केवल, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो 1900 ईस्वी में इसको शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। कितने ईस्वी में? 1900। पर अगर स्वतंत्र रूप से, किस रूप में? स्पष्ट, अगर सही ढंग से देखा जाए तो स्पष्ट व स्वतंत्र रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को अपना दर्जा 1920 में मिला। ध्यान रखिएगा 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि ये लगभग ये सारे जॉन डीवी है, स्टैनले हॉल है, स्किनर, ये सब क्या है? ये व्यवहार के विज्ञान के मनो समर्थक हैं। ठीक है, बाल विकास में मनोविज्ञान का जो चौथा जो विकास क्रम है उस विकास के समर्थक है, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति भी 1900 ईस्वी में लगभग मानी जाती है। परंतु उसका स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई और उसने अपना दर्जा प्राप्त किया वो किया 1920 में। उत्पत्ति बोले तो 1900 और स्वतंत्र और स्पष्ट दर्जा का प्राप्त किया 1920 में। यहां पर इतनी सारी चीजें आपने सीखी। अब एक दो इसकी शिक्षा मनोविज्ञान की हम क्या करेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में, तो परिभाषाओं के बारे में यहां पे बहुत सारी परिभाषाएं अपने पर 3 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं ली है। ठीक है, एक तो स्किनर की लिए, एक और लिए अपने स्टीफन की और एक और कोल्सनिक की। ठीक है, तो
तो अब यहां पे स्किनर क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा है। इसका मतलब होता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की शाखा है, यानी मनोविज्ञान से ही निकल के आई है, उसकी एक ब्रांच है। ठीक है, जिस प्रकार से विज्ञान की एक ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उस प्रकार से बाल जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसमें सीखने एवं सिखाने, सीखना यानी यहां पे सीखना किससे रिलेटेड है, कौन सीखता है, शिक्षार्थी सीखता है, स्टूडेंट सीखता है। और सिखाना, सिखाना किसका काम है, टीचर का। यानी यहां पे सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, यानी एक बालक किस प्रकार से सीखता है और एक शिक्षक उसको किस प्रकार से सिखाता है, इस प्रकार की सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, स्टीफन के द्वारा। देखिए स्टीफन, स्किनर क्या है, BF स्किनर। कौन है, BF स्किनर। स्किन का मतलब होता है त्वचा, तो त्वचा मतलब होता है यहां पे जनरली क्या है, सीखने और सिखाना। सीखना और सिखाना कौन, टीचर का एक हाथ पड़ता है किसके ऊपर, स्किन के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, स्किन। ये यहां पर ये एक स्टूडेंट, ठीक, और ये एक टीचर, और टीचर ने इसके स्किन पर रख दी, यार रख दी क्या करने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। याद रखो, देखो कुछ भी लॉजिक रखो टेढ़े मेढ़े। क्या किया, टीचर ने स्टूडेंट को सिखाने के लिए स्किन रख दी, स्किन के ऊपर रख दी, यानी सीखने में सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन कहां किया जाता है, वो स्किनर के अनुसार है। स्टीफन क्या बोलते हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। आपने स्टीफन क्या होगा, जेम्स वाट और जॉर्ज स्टीफेंसन है ना, जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, स्टीफन, वो स्टीफन है। उसी स्टीफन का मतलब होता है उन्होंने सबसे पहले भाप के इंजन का किया, भाप के इंजन के बाद फिर क्या हुआ, कोयले के इंजन, वो फिर अपने यहाँ पे डीजल का इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी आया। तो ये क्या हुआ, क्रम से हुआ ना। तो स्टीफन ने क्या कहा कि भाई हमने तो इंजन बना दिया, अब इसका क्रमिक अध्ययन जारी रहेगा। आप उसके बाद डीजल का इंजन बनाइएगा, इलेक्ट्रिसिटी का इंजन बनाइएगा, और आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी के इंजन बने हुए। तो इस प्रकार से जेम्स स्टीफन ने क्या कहा, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास। शैक्षिक विकास का मतलब होता है बच्चा जब पहली क्लास में होता है, उसके बाद दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और वो आगे बढ़ता जाता है, उसका जो क्रमिक अध्ययन, क्रम से जो अध्ययन करते हैं, यानी शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बच्चों के शैक्षिक विकास का क्रम से अगर स्टेप बाय स्टेप अगर अध्ययन करें, इसको किसने बोला है, जेम्स स्टीफन ने बोला है। उसके बाद है कोल्सनिक। कोल्सनिक क्या बोलता है कि मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं उन सबको अगर आप शिक्षा में उपयोग ले आओ, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत जितने भी है, जितने भी नीति नियम सिद्धांत है मनोविज्ञान के, वो मनोविज्ञान के सारे नीति नियम शिक्षा में लगा दो तो शिक्षा मनोविज्ञान बन जाएगा। ठीक है, अब तीनों को बिल्कुल आंखों देखा दे, बंद करके, आंखें बंद करके देखिए। मैं एक उद्देश्य है, पढ़ाना नहीं, याद भी करवाना। इस उद्देश्य को मैं हमेशा आपके साथ रखूंगा। अब इस पूरे चैप्टर के बाद, हाँ मैं एक और बात बता दूं कि ये अपने पास हमने 2 लेक्चर हो गए, अब इस 2 लेक्चर के बाद कम से कम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो हम आपको अगले लेक्चर के, अगला लेक्चर जो भी शुरू होगा उस अगले लेक्चर के उसमें पीडीएफ दे देंगे, उस पीडीएफ से आप उसको सोल्व करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे फिर से हम बात करते हैं पूरी तरह से इन तीनों परिभाषाओं। सबसे पहले कौन बोल रहा है, BF स्किनर। स्किनर क्या बोलता है, सीखने एवं सिखाने का काम करता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक, बात खत्म हो गई, प्रक्रिया तो है ये, उसका अध्ययन किया जाता है। और यहां पर जो वो जो बोलते हैं स्टीफन बोलते हैं, वो स्टीफन क्या बोलते हैं कि ये शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। और उसके बाद यहां पे कोल्सनिक क्या बोलते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, जिसमें मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं और जिनका शोध है उन सबका अध्ययन उसके अंदर किया जाता है। ठीक है, यहां पे हो गया। अब इसके बाद जो भी आज हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज बिल्कुल एकदम, देखिए आंखें बंद करके आपके पास रिवाइज होना चाहिए। सबसे पहले आया शिक्षा। शिक्षा का संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से होता है, किससे होता है, जिसका मतलब होता है सीखना या फिर अध्ययन करना। ठीक, उसके बाद एजुकेशन, क्या एजुकेशन शब्द आता है, एजुकेशन ई का मतलब होता है अंदर से, और डुको का मतलब होता है बाहर से निकल सॉरी, तो अंदर से छुपी हुई जितनी भी शक्तियां होती है, यानी एक व्यक्ति के अंतर्निहित जितनी भी शक्तियां होती है उनको बाहर निकालना, उसको बोलते हैं शिक्षा।
इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा ये हो जाएगी कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में इधर पढ़ा आप लोगों ने, सबसे पढ़ा ऊपर पढ़ा कोल्सनिक ये बोलते हैं कि 5वीं मतलब ईसा पूर्व से 5वीं सदी तक में जितने भी यूनानी दार्शनिक हुए वही शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या वह प्रेरणा रहे। स्किनर ये बोलता है कि नहीं, अरस्तु जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है, क्योंकि उसने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में 3 चीजें दी कि सभी लोगों के लिए अलग अलग शिक्षा होना चाहिए, अलग अलग विधियों से पढ़ा जाना चाहिए और सभी के लिए शिक्षा स्वतंत्र और मुक्त होना चाहिए, इस प्रकार की बात कही। इसलिए बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन रहे? अरस्तु रहे। उसके बाद कौन आते हैं आपके पास? स्किनर के बाद कौन आता है? रूसो प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुयायी थे और वो बोलते हैं प्रकृति में विचरण करते हुए ही आदमी शिक्षित हो सकता है और प्रकृति उसको शिक्षित करती है। उसके बाद आए स्टैनले हॉल, उन्होंने बालकों का अध्ययन किया, बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया सॉरी, इसलिए उनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहा गया। उसके बाद आए जॉन डीवी ने 1890 में शिकागो में एक प्रयोगशाला खोली और प्रयोगशाला में शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया और व्यवहार के अध्ययन के कारण उन्होंने प्रथम शैक्षिक जो प्रयोगशाला है वो शिकागो में खोली। उसके बाद आए थॉर्नडाइट, एडवर्ड ली थॉर्नडाइट ने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम दिए, 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए, इसलिए उनको प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा गया। 1900 के लगभग ये शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति हुई, पर 1920 में इसका स्पष्ट और स्वतंत्र दर्जा इसको मिला, इसलिए 1920 इसका सही काल है। और उसके बाद ये 3 परिभाषाएं पढ़ी। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसमें सबसे पहले परिभाषा पढ़ी आपने स्किनर की, उसके बाद स्टीफन की और कोल्सनिक। ठीक है, आप ये इनको याद रखिए, बिल्कुल मेरे साथ चलिए, मैं आपको बिल्कुल बाल विकास मुंह जुबानी करवा दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।